शरीर के निचले हिस्से से उठने वाला वो जानलेवा दर्द अब मेरी पूरी पीठ में फैल चुका था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हों। मैं जमीन पर बिछी उस मैली चटाई पर हाथ मार रही थी और हर गुजरते पल के साथ वो दर्द पहले से भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। मेरे पेट में उठने वाली ऐंठन अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। 2 दिन से मेरे पेट में एक निवाला तक नहीं गया था, जिसकी वजह से कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि मुझसे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था। मैंने बेबसी से अपने कमरे की छत को देखा, जहां से जगह जगह मिट्टी झड़ रही थी, और फिर मेरी नजर उन 2 छोटी बच्चियों पर पड़ी जो भूख से बेहाल होकर मेरे पैरों से लिपटी सिसक रही थी। उनके नन्हे चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे और वे बार बार माँ माँ पुकार रही थी, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए तसल्ली के 2 बोल भी नहीं थे। मेरी बड़ी बेटी अभी सिर्फ 6 साल की थी। वो कमरे के एक कोने में खड़ी डरी हुई नजरों से मुझे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने हिम्मत करके अपने पति की तरफ देखा, जो सामने चारपाई पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है और उसकी अपनी बच्चियां भूख से बेहाल हैं। उसके खर्राटों की आवाज मुझे अपने सीने पर हथौड़े की तरह लग रही थी। तभी दर्द की एक ऐसी तेज लहर उठी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि अब मैं 1 मिनट भी और ये दर्द नहीं सह पाऊंगी। मैंने बड़ी बेटी को इशारे से अपने पास बुलाया और बहुत मुश्किल से कहा कि वो दौड़ कर जाए और बराबर वाली सरिता आंटी को बुला कर लाए। वो बच्ची नंगे पैर बाहर की तरफ भागी और कुछ ही मिनटों में सरिता आंटी हाँफती हुई मेरे पास पहुंच गई। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनके हाथ पांव भी फूल गए। उन्होंने मेरा माथा छुआ, जो पसीने से भीगा हुआ था और बुखार की वजह से तप रहा था। सरिता आंटी कहने लगी, तुम्हारा वक्त तो बहुत करीब आ चुका है। इस हालत में घर पर रहना ठीक नहीं है। तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी या फिर बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मैंने रोते हुए सरिता आंटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आंटी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मैं अस्पताल कैसे जाऊंगी और इन बच्चियों को किसके भरोसे छोड़ दूंगी। सरिता आंटी ने मेरा हौसला बढ़ाया और बोली, तुम पैसों की चिंता मत करो, कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उन्होंने मोहल्ले के एक लड़के को आवाज लगाई और कहा कि वो रिक्शा लेकर आए। तब तक मेरा नशे में धुत पति एक पल के लिए घबराकर उठ बैठा। उसने कमरे में मौजूद लोगों को देखा और फिर बेरुखी से करवट बदलकर दोबारा सो गया। उसकी इस बेरुखी ने मेरे दिल को अंदर तक तोड़ दिया। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे ये कैसा जीवन साथी मिला है जो इस वक्त भी मेरा साथ नहीं दे रहा, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दर्द की शिद्दत अब इतनी बढ़ गई थी कि मेरा निचला हिस्सा सुन्न पड़ता महसूस हो रहा था। सरिता आंटी ने जल्दी जल्दी एक पुरानी चादर निकाली और मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं थी। मेरे पैर कांप रहे थे और खाली पेट होने की वजह से सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। बड़ी मुश्किल से मुझे रिक्शे तक पहुंचाया गया। वहां मेरी 2 छोटी बच्चियां चीख चीख कर रो रही थी। वे मुझसे दूर नहीं होना चाहती थीं, लेकिन सरिता आंटी ने उन्हें किसी तरह पीछे हटाया। रिक्शा जैसे ही कच्ची सड़क पर चला, हर झटके के साथ मेरी कमर में दर्द की एक नई लहर उठती थी। मैंने रिक्शे की लोहे की रॉड को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। रिक्शा अस्पताल की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। सड़क पर पड़ा हर गड्ढा मेरे लिए मुसीबत बनकर टूट रहा था। अस्पताल पहुंचते ही सरिता आंटी ने शोर मचाया और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ा। मुझे उस ठंडे स्ट्रेचर पर लेटाया गया तो कुछ पल के लिए मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन दर्द की लहरें लगातार उठ रही थीं। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और नर्स से कहा कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत लेबर रूम में ले जाओ। मुझे वहां ले जाया गया। सफेद दीवारें और दवाइयों की तेज गंध देखकर मेरा दिल और घबरा गया। मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। नर्स बार बार मुझसे कह रही थी कि हिम्मत मत हारो, लेकिन भूख और कमजोरी ने मेरा साथ लगभग छोड़ दिया था। मुझे अपनी उन 2 बेटियों के चेहरे याद आ रहे थे जो घर की दहलीज पर रोती हुई रह गई थीं। फिर वो पल आया जब एक जोरदार दर्द के साथ मेरे शरीर से वो बोझ बाहर आ गया। नर्स ने बताया कि बेटी हुई है।
ये सुनकर मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू निकल आए। एक और बेटी, एक और बेटी इस दुनिया में आ गई थी। उसका बाप शराबी था और उसकी माँ के पास उसे पालने तक के लिए पैसे नहीं थे। कुछ देर बाद जब मुझे वार्ड में ले जाया गया तो मैंने अपनी उस तीसरी बेटी को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल चांद जैसी मासूम। लेकिन उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं उसे क्या खिलाऊंगी, उसे कैसे पालूंगी? मेरी पहले से 2 बच्चियां घर में भूखी बैठी थीं। अभी मैं इन्हीं सवालों में खोई हुई थी कि सरिता आंटी वार्ड में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, परेशान मत हो बेटी, मैंने मोहल्ले के कुछ अच्छे लोगों से मदद मांगकर पैसे जमा कर लिए हैं और अस्पताल का पूरा बिल जमा करवा दिया है। अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सरिता आंटी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, आंटी, आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मेरा बिल भर दिया, लेकिन अब मैं इस बच्ची को कैसे पालूंगी? मेरी पहले की 2 बच्चियां घर में भूखी बैठी हैं। उनके पिता एक रोटी तक घर नहीं लाते, तो इस तीसरी जान को मैं कहां से खिलाऊंगी? सरिता आंटी ने मेरी बात सुनी तो उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटी, इसकी किस्मत इसके खाने का इंतजाम भी करेगी। अभी हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। सरिता आंटी ने मुझे और बच्ची को संभाला और हम किसी तरह वापस अपने उसी टूटे फूटे घर में पहुंचे। जैसे ही हमने घर की दहलीज पार की, मेरा पति, जो अब नशे से थोड़ा होश में आ चुका था, चिल्लाकर बोला, क्या लाई हो? जब उसे पता चला कि तीसरी भी बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गंदी गंदी गालियां देने लगा और चिल्लाकर बोला, पहले ही 2 बोझ कम थे, जो एक और मनूस ले आई हो। उसने गुस्से में हाथ उठाया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी सरिता आंटी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और कड़क आवाज में बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बीवी अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तू इसे मारने चला है? तू नशे में धुत है। अभी कभी यहां से निकल जा, वरना मैं पूरे मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। उनकी डांट सुनकर वो बड़बड़ाता हुआ और गालियां देता हुआ घर से बाहर निकल गया। लेकिन मेरी दोनों बड़ी बच्चियां इस पूरे शोर शराबे से बुरी तरह डर गई थी। वे कमरे के एक कोने में दुबक गईं। उनके चेहरों पर छाई दहशत देखकर मेरा कलेजा कट गया। तभी हमारी दूसरी पड़ोसन मुन्नी ताई हाथ में खाने का बर्तन लेकर अंदर आईं। उन्होंने प्यार से मेरी बच्चियों को पुकारा और उन्हें खाना खिलाने लगी। बच्चियां, जो 2 दिन से भूखी थीं, जल्दी जल्दी निवाले तोड़कर खाने लगीं। मुन्नी ताई ने मेरा भी ख्याल रखा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं तुम्हारा और बच्चियों का ख्याल रखूंगी। लेकिन असली परेशानी वो मासूम बच्ची थी जो मेरी गोद में थी। कमजोरी और लगातार भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। वो बच्ची भूख की वजह से लगातार रो रही थी। उसके रोने की आवाज मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। सरिता आंटी ने जब देखा कि बच्ची भूख से बेहाल है तो वो तुरंत बाहर गईं और कहीं से उसके लिए दूध का इंतजाम करके ले आईं। उन्होंने बच्ची को बोतल से दूध पिलाया तो वो चुप हुई। सरिता आंटी मेरे पास आकर बैठ गईं और गंभीर होकर बोली, देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। अब और बच्चा पैदा करने के बारे में मत सोचना, वरना तुम खुद भी खत्म हो जाओगी और ये बच्चियां भी बर्बाद हो जाएंगी। मैंने एक लंबी सांस ली और बेबसी से सरिता आंटी की तरफ देखकर कहा, आंटी, मैं तो ये तीसरी बच्ची भी नहीं चाहती थी। मुझे पहले से पता था कि मेरा क्या हाल होगा, लेकिन मैं क्या करती। मेरा पति जब नशे में होता है तो जानवर बन जाता है। वो मेरी एक नहीं सुनता। मेरी चीखें भी उसके कानों तक नहीं पहुंचती। मैं इस नरक में कैद हूं, जहां से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे लिए तो ये जिंदगी एक बोझ बन चुकी है और अब इस तीसरी बच्ची का चेहरा देखकर मुझे अपना भविष्य और भी अंधेरे में नजर आ रहा है। मुन्नी ताई खाना खिलाकर और ढेर सारी तसल्ली देकर अपने घर चली गई थी। उनके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर ही अंदर खाती रहती है।
मैं अपनी तीनों बच्चियों के साथ उस टूटे फूटे घर के उदास कोने में बैठी रह गई। मेरी नज़र बार बार उस चारपाई की तरफ जा रही थी जहां शराब की खाली बोतल अभी भी पड़ी हुई थी। ये वही चारपाई थी जिस पर मेरा पति दिन रात शराब के नशे में पड़ा रहता था। उसे ना दुनिया की खबर थी और ना अपनी बच्चियों की भूख का कोई एहसास। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं सोच रही थी कि गलत इंसान से मोहब्बत भी कहाँ से कहाँ ले आती है और कैसे कैसे दिन दिखाती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का अंत एक ऐसे बदबूदार कमरे में होगा जहां दीवारों से मिट्टी झड़ती है और मेरी बच्चियों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। मेरा ताल्लुक एक अच्छे और शरीफ घराने से था। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन एक इज्जत वाली मिडिल क्लास जिंदगी जीते थे। मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर मेरा लाड़ प्यार किया था। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा ताकि मैं पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकूं। मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और उस वक्त मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं सोचती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, लेकिन उसी छोटी उम्र और नादानी में मुझे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा जिसने मेरी समझ पर पर्दा डाल दिया। स्कूल आते जाते वो लड़का मुझे रोज दिखाई देता था। वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे अपने जाल में फंसाता चला गया। वो मुझे बड़े बड़े सपने दिखाता था, कहता था कि वो मुझे महलों में रखेगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगता था कि यही वो लड़का है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी खुशी से रह सकती हूँ। मैं उसकी झूठी बातों को सच समझ बैठी थी। मुझे क्या पता था कि जिन सपनों को देखकर मैं अपने घर वालों से दूर होने का फैसला कर रही हूँ, वही सपने एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएंगे। उसका नाम विक्रम था। उस वक्त मुझे लगता था कि विक्रम ही मेरी पूरी दुनिया है। मैंने अपने माँ बाप को उसके बारे में बताया। उन्होंने पता किया तो वो बोले कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप का प्यार और उनकी इज्जत तक भूल गई थी। मुझे लगता था कि शायद इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं कितनी पागल थी कि मैंने एक ऐसे लड़के के लिए अपना हंसता खेलता घर छोड़ दिया जिसने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं था। जब मैं उसके साथ घर से निकली तो मुझे लगा था कि हम दोनों मिलकर एक नई और खूबसूरत दुनिया बसाएंगे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसके दिखाए हुए सपनों की असली सच्चाई मेरे सामने आने लगी। वो कामचोर था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसे शराब पीने की आदत भी लग गई और फिर वो दिन भी आ गया जब उसने घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप ने मुझसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उस वक्त मैं स्कूल की एक मासूम लड़की थी जिसे सिर्फ प्यार की बातें सुनना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं एक ऐसी माँ थी जिसकी गोद में एक भूखी बच्ची थी और जिसकी 2 बेटियां डरकर मेरी गोद में छिप रही थी। मैंने अपने स्कूल के दिनों को याद किया। मेरी सहेलियां मुझसे कहा करती थीं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन आज अगर वे मुझे इस हालत में देखती तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाती। मेरे चेहरे की रौनक और आंखों की चमक अब गहरे काले घेरों और पीले पड़े चेहरे में बदल चुकी थी। जिस स्कूल की साफ सुथरी ड्रेस पहनकर मैं कभी अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई स्कूल जाती थी, वहीं मैं आज एक मैली कुचैली शॉल ओढ़े बैठी थी। वो शॉल अब मेरी गरीबी की पहचान बन चुकी थी। जिस लड़के से मैंने प्यार किया था उसने मुझे कभी वो इज्जत नहीं दी जिसका उसने यकीन दिलाया था। वो तो मुझे एक बोझ समझने लगा था और आज तीसरी बेटी के जन्म पर उसने अपनी असली औकात दिखा दी थी। मैंने सोचा काश उस वक्त मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। काश मैं इस झूठे प्यार के नशे में उनके खिलाफ ना गई होती तो आज मेरी बेटियां भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रही होती, किसी अच्छे घर में खेल रही होती, ना कि इस गंदे और टूटे हुए घर में भूख से सिसक रही होती। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर है जिन्हें मैं खुद इस मुसीबत भरी जिंदगी में ले आई थी। मेरी ममता मुझे अंदर ही अंदर कोस रही थी और मेरा मन मुझे बार बार पुरानी गलतियां याद दिला रहा था।
स्कूल की गलियों में गूंजने वाली मेरी हंसी अब इस सुनसान घर की सिसकियों में बदल चुकी थी। 10वीं कक्षा में जिस प्यार का नशा मेरे सिर पर चढ़ा था, वो आज शराब की बोतल की बदबू में कहीं खो चुका था। मैंने अपनी एक गलती की इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी कि अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सामने पड़ी शराब की खाली बोतल मुझे बार बार याद दिला रही थी कि मैंने कितना गलत फैसला लिया था। जिस इंसान को मैंने अपना सहारा और अपना साथी समझा था, वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। मैं रोते रोते बिल्कुल थक गई थी, लेकिन मेरे पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आने वाले कुछ दिन मोहल्ले वालों ने मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल रखा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और बच्चियां भी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। लोग शुरू में हमदर्दी दिखाते हैं, कुछ दिन तक कोई बचा हुआ खाना दे जाता है, कोई पुराने कपड़े दे जाता है और कोई थोड़े पैसे पकड़ा जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ हर किसी की अपनी जिंदगी की परेशानियां होती हैं। धीरे धीरे लोग अपने अपने काम में लग गए। बस सरिता आंटी ही थी जिन्हें हमारा ख्याल रहता था। वो रोज किसी न किसी बहाने हमारे घर का चक्कर लगा जाती और मेरा हाल पूछती। कभी अपने हिस्से का दूध बचाकर मेरी छोटी बच्ची के लिए ले आती, तो कभी मेरी दोनों बड़ी बेटियों के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें समझाती और प्यार करती। लेकिन आखिर वो भी कब तक हमारा सहारा बनती? उनका अपना घर भी कोई बहुत अमीर घर नहीं था। फिर एक दिन मेरा पति विक्रम, जो कई घंटों से घर से गायब था, अचानक नशे में धुत होकर वापस आया। उसके कदम जमीन पर टिक से नहीं रहे थे। वो दीवारों का सहारा लेते हुए घर के अंदर आया। उसकी आंखें नशे की वजह से बिल्कुल लाल हो रही थीं और उसके मुंह से आती शराब की बदबू ने पूरे कमरे को भर दिया। मेरी सबसे छोटी बच्ची, जो अभी कुछ ही दिनों की थी, भूख से बुरी तरह से रो रही थी। उसकी नन्ही सी जान दूध के लिए तड़प रही थी। विक्रम ने जैसे ही घर में कदम रखा और बच्ची के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो गुस्से से अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। वो चिल्लाकर बोला, क्या इस घर में मुझे कभी चैन मिलेगा? हर वक्त इन मनुष्यों का रोना धोना लगा रहता है। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और बुरा भला कहने लगा। उसे इस बात का गुस्सा था कि मेरी तीसरी बेटी हो गई थी। वो बार बार कह रहा था, पहले ही 2 बोझ कम थे, जो एक और ले आई। मैंने रोते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची भूख से बेहाल थी। वो कैसे चुप होती? विक्रम ने गुस्से में सामने पड़ा लोहे का गिलास उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। गिलास मेरी बड़ी बेटी के बिल्कुल पास से निकल कर गया। दोनों बच्चियां डरकर एक कोने में दुबक गईं और उनकी सिसकियां निकल गईं। विक्रम लगातार चिल्ला रहा था, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बुढ़ापे में सहारा चाहिए, लेकिन तूने फिर से वही बोझ मेरी गोद में डाल दिया। ये लड़कियां बड़ी होकर किसी दूसरे घर चली जाएंगी और मेरा नाम क्या रोशन करेंगी? उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा कि एक पिता अपनी ही औलाद के लिए इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। उसने एक बार फिर हाथ उठाया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, तो मैंने डर के मारे अपनी बच्ची को सीने से चिपका लिया। उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और दांत पीसते हुए बोला, इसे कहीं भी ले जाकर छोड़ आओ, किसी को दे दो। मुझे इस बच्ची की आवाज इस घर में दोबारा नहीं सुनाई देनी चाहिए, वरना मैं इसे मार डालूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मुझे पहली बार अपनी ही उस मासूम बच्ची के लिए उसके पिता से डर लगा। मैं रात भर जागती रही और रोती रही। दूसरी तरफ वो नशे की हालत में बेखबर सो गया। मैं सोचती रही कि जिस घर का पिता ही अपनी बच्चियों को बोझ समझे और उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे, वहां इन मासूमों का क्या होगा। गरीबी अपनी जगह थी, लेकिन घर में फैली ये नफरत और बेरुखी उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वो मुझे तरह तरह की बातें सुनाकर, मानसिक रूप से परेशान करके और मारपीट करके आखिर नशे में उसी बिस्तर पर गिरकर सो गया। लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं सारी रात उन दीवारों को देखती रही जो मेरी बेबसी का तमाशा देख रही थी। अगले दिन जब सूरज की रोशनी घर के अंदर आने लगी और सरिता आंटी हमेशा की तरह मेरा हाल पूछने आई, तो मैंने अपने आंसू पोंछे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा,
आंटी, अब मैं अपनी बच्चियों की बर्बादी और नहीं देख सकती। इनके पिता इन्हें जीने नहीं देंगे और गरीबी इन्हें ठीक से पलने नहीं देगी। आप मुझे कहीं कोई काम दिलवा दीजिए। मैं खुद मेहनत करूंगी और अपनी बच्चियों का पेट पालूंगी। दरअसल सरिता आंटी की बेटी भी शहर के बड़े बड़े घरों में काम करती थी, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। मैंने उनसे कहा, आंटी मुझे भी किसी बड़े घर में काम दिलवा दीजिए। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, बर्तन साफ कर लूंगी, जो काम मिलेगा कर लूंगी, बस मेरी बच्चियों का पेट भर जाए। सरिता आंटी ने मुझे हमदर्दी से देखा और बोली, ठीक है बेटी, मैं पता करके बताती हूँ। अगले ही दिन सरिता आंटी ने मुझे शहर के एक बहुत बड़े और शानदार बंगले में काम दिलवा दिया। मैं अपनी तीनों बच्चियों को भी साथ लेकर उस बंगले पर जाने लगी, क्योंकि उन्हें घर पर इस शराबी पिता के पास छोड़ना किसी खतरे से कम नहीं था। सारा दिन मैं उस बड़े से घर में मेहनत करती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, बर्तन धोती और घर का बाकी का काम करती। मेरी बच्चियां एक कोने में बैठी रहती और मुझे काम करते हुए देखती रहती। इस काम की वजह से कम इतना तो हुआ कि मेरी बच्चियों को समय पर खाना मिलने लगा। बंगले की मालकिन बहुत दयालु थी। वो बचा हुआ अच्छा खाना मेरी बच्चियों को दे देती थी। कभी उनके लिए फल दे देती, कभी दूध और कभी पुराने लेकिन साफ कपड़े। धीरे धीरे मेरी बच्चियों के मुरझाए चेहरों पर थोड़ी रौनक आने लगी। लेकिन मेरी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। महीने के आखिर में जो थोड़ी बहुत तनख्वाह मुझे मिलती, जैसे ही मैं घर पहुंचती, मेरा पति विक्रम किसी शिकारी की तरह मुझ पर झपट पड़ता। वो मेरे दुपट्टे के पल्लू में बंधे पैसे जबरदस्ती छीन लेता और सीधे शराब की दुकान की तरफ चला जाता। मेरी पूरे महीने की मेहनत उसके नशे में चली जाती। मैं रोती चिल्लाती और उससे पैसे वापस मांगती रहती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस हालत का सबसे बुरा असर मेरी सबसे छोटी बेटी पर पड़ रहा था। वो जन्म से ही बहुत कमजोर थी और ऊपर से उसे वो आराम और पूरा खाना नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बीमारी ने उसे घेर लिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी छोटी छोटी पसलियां साफ दिखाई देने लगी थीं। मैं उसे काम पर साथ तो ले जाती थी, लेकिन काम के दौरान उसे वो ध्यान नहीं दे पाती थी जिसकी उसे जरूरत थी। वो पूरा दिन कभी रोती, कभी चुपचाप पड़ी रहती। एक दिन बंगले के मालिक ने मुझे इस हालत में देखा। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने मेरे पास आकर धीरे से कहा, देखो, मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हालात कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम इस तरह अपनी तीनों बच्चियों को ज्यादा दिन तक पाल नहीं पाओगी। तुम खुद भी टूट जाओगी और बच्चियों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। तुम्हारी सबसे छोटी बच्ची की हालत तो और भी खराब है। अगर ये इसी तरह कमजोर होती रही तो इसकी जान भी जा सकती है। अगर तुम चाहो तो अपनी इस छोटी बच्ची को किसी अच्छे और संपन्न घर में दे सकती हो, जहां इसे अच्छी जिंदगी मिल सके। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर अपनी बच्ची को तुरंत सीने से लगा लिया। मेरे अंदर की माँ जैसे चीख उठी। मैंने कांपती आवाज में कहा, साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसमें मेरी जान बसती है। मैं इसे किसी को कैसे दे सकती हूँ? चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं कर सकती। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं इसे कैसे किसी गैर के हवाले कर सकती हूँ? चाहे मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। मगर बंगले के मालिक ने बड़े धैर्य से मेरी पूरी बात सुनी। फिर मुझे समझाते हुए बोले, मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचो। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है। वो बहुत अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस उनकी जिंदगी में एक दुख है कि उनके कोई बच्चा नहीं है। वो कई सालों से एक बच्चे का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम अपनी ये बच्ची उन्हें दे दो तो वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार देंगे। उसे वो सारी खुशियां और अच्छी पढ़ाई मिलेगी जो तुम इस झोपड़ी में शायद कभी नहीं दे पाओगी, और इसके बदले वे तुम्हें 10 लाख रुपए भी देंगे। उस पैसे से तुम अपनी बाकी दोनों बेटियों के लिए कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकती हो, या उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे भी बचा सकती हो। ये फैसला तुम्हारी इस बच्ची की जिंदगी भी बचा सकता है और तुम्हारी बाकी दोनों बेटियों को भी इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाल सकता है, जहां उनका पिता रोज उन्हें डराता धमकाता है।
उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में जैसे तूफान खड़ा हो गया। एक तरफ मेरी ममता थी, जो अपनी बच्ची को खुद से अलग करने के ख्याल से ही तड़प रही थी, और दूसरी तरफ वो कड़वी सच्चाई थी कि अगर वो मेरे पास रही तो शायद बीमारी और भूख से मर जाएगी, या फिर उसका पिता किसी दिन नशे में उसे कोई नुकसान पहुंचा देगा। मैं उनके सामने चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने जिस पैसे की बात की थी, वो मुझे अपनी बेटी की कीमत नहीं, बल्कि अपनी बाकी दोनों बच्चियों की जिंदगी बचाने का एक मौका लगने लगा था। मगर मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी। मेरे लिए अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना बहुत मुश्किल था। वो बच्ची जिसके छोटे से हाथ का स्पर्श मेरी जिंदगी के सारे दुख कुछ पल के लिए भुला देता था, उसे किसी गैर के हवाले करना मेरे लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं था। इसीलिए मैंने मालिक से कुछ समय सोचने के लिए मांगा। उस दिन मैं भारी मन के साथ पूरा काम करती रही। हर बार जब मेरी नजर अपनी छोटी बेटी पर पड़ती, मेरा दिल कांप उठता। मुझे बार बार यही लगता कि मैं अपनी ही बच्ची को खुद से दूर करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन फिर घर की हालत आंखों के सामने घूम जाती। अपनी दोनों बड़ी बेटियों के भूखे चेहरे याद आते, शराब के नशे में विक्रम का चेहरा याद आता, और मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता। आखिर शाम को जब मैं काम करके घर वापस लौटी तो मेरा पति विक्रम मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट आज होश में था और बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, सुहाना, आज तो बड़ा गजब हो गया है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कई दिनों बाद पहली बार वो मुझे बिना नशे के दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में रोज वाली नशे की लालिमा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर और घबराहट दिखाई दे रही थी। मैंने तल्खी से कहा, कोई नई बात बताओ। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में रोज कोई ना कोई नया तूफान ही आता है। कभी शराब पीकर किसी से लड़कर आते हो, तो कभी घर का बचा कुचा सामान बेच देते हो। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी गर्दन की नसें तन गईं और मुझे लगा कि अब वो हमेशा की तरह मुझ पर हाथ उठाएगा, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया। मुझे खुद हैरानी हुई कि आज उसने मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाया। मैं इसी उलझन में थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो अपने असली मतलब पर आ गया। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, सुहाना, मैंने मैंने जुए में बहुत बड़ी रकम हार दी है। जिन लोगों से मैं हारा हूँ वे बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने जल्दी से जल्दी उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो मेरी जान ले लेंगे, या फिर तुम्हारी बच्चियों को उठाकर ले जाएंगे। तुम किसी तरह अपने बंगले के मालिक से कहकर पैसों का इंतजाम कर लो, उनसे कर्ज ले लो या उनके सामने हाथ जोड़ लो। बस किसी तरह मुझे उन लोगों से बचा लो। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया है। जिस आदमी के लिए मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था, वो आज जुए में अपनी जान के साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लगा चुका था। मेरी किस्मत मुझे एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही थी जहां एक तरफ मेरी ममता का इम्तिहान था और दूसरी तरफ मेरी बाकी दोनों बच्चियों की जान और इज्जत का खतरा था। विक्रम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मुझे उसके चेहरे में सिर्फ एक ऐसा आदमी नजर आ रहा था जो अपनी शराब, जुए और गलत आदतों के लिए अपने ही बच्चों को खतरे में डाल सकता था। मैंने गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम अपनी गलत आदतों और जुए के पैसे चुकाने के लिए मुझे उन लोगों के सामने हाथ फैलाने को कह रहे हो जिन्होंने मुझे काम दिया है और मेरी बच्चियों का पेट भरने में मदद की है। मैं उनसे कोई कर्ज नहीं लूंगी और ना उनके सामने अपनी इज्जत का सौदा करूंगी। तुमने ये सब किया है तो तुम ही भुगतो। मेरे पास एक पैसा नहीं है और मैं अपनी बच्चियों के मुंह का निवाला छीनकर तुम्हारे जुए की रकम नहीं भरूंगी। मेरी बात सुनकर उसका झूठा संयम एक पल में टूट गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मेरा बाजू इतनी जोर से पकड़ा, वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात कर सुहाना। तू शायद भूल रही है कि मैं तेरा पति हूं और इन बच्चियों का बाप हूं। अगर मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो वे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों को कौन पालेगा? मैंने दर्द से तड़पते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और कहा,
पाल तो तुम अभी भी नहीं रहे हो। हमें तो सरिता आंटी और उन बंगले वालों का एहसान मानना चाहिए कि हम किसी तरह जिंदा हैं। तुम तो सिर्फ हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। विक्रम ने अचानक ऐसी हंसी हंसी जो किसी डरावने इंसान की हंसी जैसी लग रही थी। वो मेरे करीब आया और बहुत बेरहमी से बोला, अच्छा, तो तुम कर्ज नहीं मांगोगी? तो फिर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं पैसे नहीं दे सकता तो अपनी किसी एक बेटी को उनके हवाले कर दूं। वे उसे ले जाएंगे और मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। अगर तुमने कल तक पैसे का इंतजाम नहीं किया तो मैं अपनी किसी भी एक बच्ची को उनके हवाले कर दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे आग लग गई। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी का गला पकड़ लूं। मैंने गुस्से में उसे मारना शुरू कर दिया और चीख कर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, तुम्हारा खून है, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का देकर दीवार से लगा दिया। फिर गुस्से में बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो तू पैसे लेकर आ या फिर अपनी किसी एक बेटी से हाथ धो ले। इतना कहकर वो बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे सामने मेरी तीनों बच्चियां बैठी थीं। वे उस डरावने मंजर को देखकर पूरी तरह से सहम गई थीं। उनकी डरी हुई आंखों को देखकर मेरा कलेजा फट रहा था। मुझे अचानक उस अमीर दंपत्ति और उन 10 लाख रुपए की बात याद आने लगी। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी छोटी बच्ची को उनके हवाले नहीं किया तो विक्रम सच में उसे किसी गलत हाथ में बेच सकता है। पता नहीं वे लोग उसे कहाँ ले जाएंगे और उसके साथ क्या होगा। कम से कम वो अमीर दंपत्ति उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसे अच्छा खाना देंगे, पढ़ाएंगे और प्यार देंगे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। आखिर मैंने अपनी ममता का गला घोंटकर अपनी बाकी दोनों बच्चियों को बचाने का सबसे मुश्किल फैसला कर लिया। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मेरे कदम जैसे मन भर के भर हो रहे थे। मेरी गोद में वो मासूम बच्ची थी जिसकी छोटी सी मुस्कान ही मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन अब वो मुझसे अलग होने वाली थी। बंगले में दाखिल होते ही मैं सीधे मालिक के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और मालिक के सामने खड़ी होकर कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बच्ची उन लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। आप बस इसे उनके पास पहुंचा दीजिए और मुझे वो रुपए दे दीजिए जिसका आपने जिक्र किया था। मालिक ने मेरी हालत देखी तो उनकी आंखों में भी दुख साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और मुझे मेरी बच्ची के साथ गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी जब शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजर रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा था। मैं बार बार अपनी बच्ची के माथे को चूम रही थी, उसकी नन्ही उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ रही थी। मैं उसके छोटे से चेहरे को बार बार देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं अब मैं इसे दोबारा कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। वो शायद आखिरी बार मेरी गोद में थी। गाड़ी आखिर शहर के एक बेहद शानदार और बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। बंगले के बाहर बड़े बड़े गमले लगे थे और गेट पर सुरक्षाकर्मी खड़े थे। इतना बड़ा घर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मालिक ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, बच्ची मुझे दे दो। उनके इतना कहते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी बच्ची को एक बार फिर से सीने से लगा लिया, उसकी खुशबू को अपने अंदर भर लेने की कोशिश की, उसके माथे को चूमा और उसकी नन्ही उंगलियों को अपनी उंगलियों में दबा लिया। फिर भारी दिल से उसे मालिक के हवाले कर दिया। उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में लिया और बंगले के अंदर चले गए। मैं वहीं गाड़ी में बैठी तड़पती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकाल कर ले गया हो। मेरी आंखें लगातार दरवाजे पर लगी थीं। मैं चाहती थी कि दौड़कर अंदर जाऊं और अपनी बच्ची को वापस ले आऊं, लेकिन फिर अपनी बाकी दोनों बच्चियों के डरे हुए चेहरे याद आते और मैं खुद को रोक लेती। थोड़ी देर बाद बंगले के मालिक बाहर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमली बैग था। उन्होंने वो बैग मेरे हाथ में रखा। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला तो अंदर 10 लाख रुपए रखे थे। रुपए की चमक मेरी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे वो चमक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे उसमें अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दे रहा था। मालिक ने गंभीर आवाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो सुहाना,
तुम्हारी बच्ची अब इस बड़े घर में रहेगी। उसे वो सब मिलेगा जिसकी तुम शायद कल्पना भी नहीं कर सकती। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई और सबसे ज़रूरी प्यार और सुरक्षा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस रुपए को अपनी बेटी की कीमत मत समझना, बल्कि जिंदगी शुरू करने का मौका समझना। और इसे अपने शराबी पति के हाथ कभी मत लगने देना, वरना वो इसे भी जुए और शराब में ख़त्म कर देगा। बेहतर होगा कि तुम इस पैसे से अपनी बाकी दोनों बेटियों का भविष्य संवारो। उनके लिए कोई छोटा सा काम शुरू करो, उन्हें पढ़ाओ और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो। शायद यही तुम्हारी उस बेटी के लिए सबसे बड़ा प्यार होगा जिसे आज तुम अपने से दूर छोड़कर जा रही हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस मखमली बैग को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या एक माँ अपनी बच्ची को देखकर कभी खुद को माफ़ कर पाएगी? मुझे नहीं पता था कि आज लिया गया ये फैसला मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस बच्ची को मैं अपनी मजबूरी समझकर छोड़ आई हूँ, वही बच्ची आने वाले सालों में मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। मालिक की बात सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सिसकते हुए उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे विक्रम ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसका जुए का कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरी बच्चियों को बेच देगा। मेरी पूरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर गुस्से और दुख के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। वो कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, सुहाना, अगर हालात ऐसे हैं तो तुम्हें अब किसी भी हालत में उस घर वापस नहीं जाना चाहिए। वो घर तुम्हारे और तुम्हारी बच्चियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वैसे भी वो किराए का छोटा सा मकान है जहां तुम्हें डर और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि तुम कोई और ठिकाना ढूंढो और अब उस आदमी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैंने रोते हुए कहा, साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। ना मेरे पिता का घर मेरे लिए बचा है और ना कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके पास जाकर मैं अपनी बच्चियों के साथ रह सकूं। मालिक ने मुझे दिलासा दिया और वापस अपने बंगले पर ले आए। वहां उन्होंने घर में काम करने वाली सबसे पुरानी और भरोसेमंद बुजुर्ग महिला मुन्नी ताई को अपने कमरे में बुलाया। मुन्नी ताई कई सालों से उस घर में काम कर रही थी और घर के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। मालिक ने मुन्नी ताई से कहा, देखिए, ये सुहाना बहुत मजबूर है, इसकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप अपनी बेटी की शादी के लिए गांव जा रही हैं, इसे भी अपने साथ ले जाइए। जो रुपए मिले हैं उनसे गांव में कोई छोटी मोटी दुकान शुरू कर लेना या कोई छोटा सा घर किराए पर ले लेना जहां आपकी बच्चियां सुरक्षित रह सकें। बाकी मुन्नी ताई आपकी हर तरह से मदद करेगी और कुछ पैसे मैं भी समय समय पर आपको भेजता रहूंगा। मालिक कितनी बड़ी मदद ने मेरे टूटे हुए दिल को जैसे थोड़ा सहारा दे दिया। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अपनी दोनों बेटियों को उस डरावनी जिंदगी से बाहर निकाल सकती हूँ। मुझे उनकी जिंदगी और इज्जत सुरक्षित नजर आने लगी थी। मुन्नी ताई ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उसी दिन मुन्नी ताई ने अपना सामान बांध दिया और मैंने भी अपने दोनों बेटियों के साथ उस शहर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो शहर जिसने मुझे खुशियों से ज्यादा आंसू और पछतावे दिए थे। मैं ट्रेन में बैठी खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारे देख रही थी और मेरा दिल वहीं रह गया था, उस तीसरी बेटी के पास जिसमें मेरी जान बसती थी। मैंने अपना घर छोड़ दिया था, अपने पुराने प्यार की वो सारी निशानियां पीछे छोड़ दी थी जो अब मेरे लिए सिर्फ दर्द बन चुकी थी। जो थोड़े पैसे मुझे मिले थे उन्हें मैंने अपनी गठरी में संभाल कर रख लिया था। मैं एक नई जिंदगी की तरफ जा रही थी, लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी बड़े बंगले की दीवारों के पीछे छूट गया था जहां मेरी बेटी अब किसी और को अपनी माँ कहकर बड़ी हो रही थी। गांव पहुंचकर मेरी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल बदल गया। शुरुआत में मुझे वहां अजनबीपन और अकेलेपन का एहसास होता था। गांव की गलियां मेरे लिए नई थी, लोग मेरे लिए अनजान थे, लेकिन अपनी बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मैंने अपने सारे दुख अपने दिल में दबा लिए। मुन्नी ताई ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। उनकी मदद और सलाह से मैंने पैसों से गांव के चौक पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली।
वो दुकान मेरे लिए सिर्फ लकड़ी और टीन से बनी एक छोटी सी दुकान नहीं थी। वो मेरी बरसों की मेहनत, मेरी मजबूरी और मेरी ममता का नतीजा थी। मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाऊंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगी। मैं सुबह जल्दी उठती, अपनी दोनों बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती और खुद दुकान पर बैठ जाती। दिन रात मेहनत करती। कभी दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती कि मुझे खाना खाने तक का समय नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता कि थकान से चूर होकर मैं दुकान के छोटे से तख्त पर ही आंख लगा देती। लेकिन जैसे ही अपनी बेटियों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखती, मेरी सारी थकान दूर हो जाती। मुझे लगता कि मेरी सारी मेहनत उन्हीं के लिए है। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। वो छोटी सी दुकान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और कुछ सालों में पूरे इलाके की अच्छी और मशहूर दुकान बन गई। गांव के लोग मेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। जो औरत कभी अपने पति की मार और शराब की बदबू से परेशान होकर एक कमरे में रोती थी, वही आज अपने दम पर अपना घर चला रही थी। समय बीतता गया और मेरी बेटियां गांव के स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंच गईं। लेकिन अब उनके आगे की पढ़ाई के लिए गांव में ज़्यादा अच्छे मौके नहीं थे। मैं जानती थी कि अगर मैं सच में अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ तो मुझे एक बार फिर बड़ा फैसला लेना होगा। मुझे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। ये फैसला आसान नहीं था। जिस दुकान ने मुझे दोबारा खड़ा किया था, उसे छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी बेटियों का भविष्य मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आखिर मैंने भारी मन से अपनी वो दुकान बंद कर दी जिसने मुझे जिंदगी में फिर से खड़ा होना सिखाया था। दुकान से जमा हुए सारे पैसे संभाले और अपनी बेटियों के साथ उसी शहर की तरफ वापस चल पड़ी जहां से कई साल पहले मैं अपने पति के डर से भागी थी। शहर आकर मैंने एक साधारण से इलाके में छोटा सा किराए का मकान लिया। उसी के पास एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली और दोबारा काम शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च चलता रहे और मेरी बेटियों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मेरी बेटियों ने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की। दोनों ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर निकली तो उनके हाथ में सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी थी। दोनों लड़कियां सरकारी टीचर बन गईं। समय के साथ दोनों बेटियां शादी की उम्र तक पहुंच गईं। उनकी समझदारी, पढ़ाई और अच्छे संस्कारों की वजह से अच्छे परिवारों से रिश्ते आने लगे। मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उनकी खुशियों पर लगा दी। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में की और उन्हें खुशी खुशी विदा कर दिया। जब दोनों बेटियां अपने अपने घर चली गईं तो मेरे घर में पहली बार बहुत ज़्यादा सन्नाटा महसूस हुआ। जिस घर में कभी उनकी हंसी गूंजती थी, वहां अब मैं अकेली बैठी रहती थी। अब मेरे पास सोचने के लिए सिर्फ मेरा बीता हुआ कल था। मैं अक्सर रात को देर तक जागती रहती। पुरानी बातें एक एक करके मेरे सामने आती रहती। मैंने अपनी दोनों बेटियों को कामयाब बना दिया था, उन्हें इज्जत की जिंदगी दे दी थी। लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा मेरी तीसरी बेटी के लिए तड़पता रहता था, जो सालों पहले मुझसे दूर हो गई थी। मुझे अक्सर ख्याल आता कि वो अब कैसी दिखती होगी। क्या वो बड़ी हो गई होगी? क्या उसे कभी मेरी याद आई होगी? क्या उसे कभी ये जानने की इच्छा हुई होगी कि उसकी असली माँ कौन है? क्या उसे कभी पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि उसकी जान बचाने और अपनी बाकी दोनों बच्चियों को उस डरावनी जिंदगी से निकालने के लिए खुद को ममता के सबसे कठिन इम्तिहान में डाला था। वो बेटी जिसमें मेरी जान बसती थी, उसकी याद मेरे दिल में हमेशा एक दर्द की तरह जिंदा रही। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश थी, लेकिन तीसरी बेटी का खालीपन कभी पूरा नहीं हुआ। कई बार मैं रात में उठकर अकेली बैठ जाती और उसकी तस्वीर अपने मन में बनाने की कोशिश करती। सोचती, शायद उसकी आंखें मेरे जैसी होंगी, शायद वो मुस्कुराती होगी तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती होगी, शायद उसे भी बारिश पसंद होगी, शायद वो भी कभी किसी माँ की गोद में सिर रखकर सोते वक्त मेरे बारे में सोचती होगी। फिर मैं खुद को समझाती कि उसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, वो मुझे कैसे याद करेगी। एक दिन मेरी ये तड़प इतनी बढ़ गई कि मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी उस बेटी को एक बार जरूर देखूंगी।
मैं सिर्फ उसे दूर से देखना चाहती थी, उसके चेहरे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था, ना अपना नाम, ना कोई हक। बस एक बार उसे देखकर अपने दिल को ये भरोसा देना चाहती थी कि मेरी बेटी ठीक है। मैंने अपना वही पुराना शॉल निकाला जिसे मैंने सालों से संभाल कर रखा था। मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह ढक लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मेरा दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, फिर भी मैं हिम्मत करके उसी इलाके में पहुंच गई जहां वो आलीशान कोठी थी। समय के साथ आसपास बहुत कुछ बदल चुका था। कई नए घर बन गए थे, सड़कें बदल गई थी, लेकिन वो कोठी आज भी उसी शान से खड़ी थी। मैं धीमे और डरते हुए कदमों से उसके बड़े से गेट की तरफ बढ़ी। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। मैंने डरते डरते उससे पूछा, भैया क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? उसने मुझे शायद काम करने वाली औरत समझा और बिना ज्यादा सवाल किए अंदर जाने दिया। मैं जैसे ही उस बड़े और खूबसूरत आंगन में दाखिल हुई, वहां की चमक दमक देखकर मेरी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। चारों तरफ हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल और साफ सुथरा रास्ता था। सामने एक लड़की बहुत अच्छे कपड़े पहने झूले पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा दिमाग चकरा गया। वो लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मैं अपनी जवानी में दिखती थी। वही आंखें, वही नाक, वही नैन नक्श, वही माथा और चेहरे की वही बनावट। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने मेरा ही पुराना चेहरा बैठा हो। मेरी ममता ने अंदर से पुकार कर कहा, यही है मेरी बेटी। यही वो बच्ची है जिसे मैंने 10 लाख के बदले इस घर में छोड़ा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शॉल के अंदर ही मेरे आंसू मेरे गालों को भिगोते रहे। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन माँ का दिल मुझे आगे खींच रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, वो लड़की अचानक चौंक कर उठ खड़ी हुई और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मैं चाहती थी कि उसे गले से लगा लूं। मैं चाहती थी कि जोर जोर से रोकर उसे बता दूं कि मैं ही वो माँ हूं जिसने तुझे बेहतर जिंदगी देने के लिए खुद को इतने साल तक दर्द में रखा। मैं उसे बताना चाहती थी कि जब तू छोटी थी तो तेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरा कलेजा फट जाता था। मैं उसे बताना चाहती थी कि तुझे छोड़ने के बाद मैंने कितनी रातें रोते हुए गुजारी थी। मैंने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की और धीरे से अपने चेहरे का घूंघट हटा दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी या फिर मेरी आवाज़ सुनकर उसके दिल में कुछ हलचल होगी। लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने मेरा हाथ झटक दिया और कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरी कोठी में कैसे घुस आई? फिर शायद उसे कुछ याद आया और उसने कहा, अच्छा तुम काम के लिए आई हो या फिर चोरी करने? मैंने खुद को सच बताने से रोक लिया। जिन लोगों ने उसे अच्छी जिंदगी दी, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती थी। मेरा अनजान बने रहना ही बेहतर था। ये सच मेरी बेटी की जिंदगी में भी तूफान ला देता। वो अभी अपने दूसरे माँ बाप के साथ खुश थी। बेटी की सख्त आवाज से मेरा दिल कांप गया। जाओ यहाँ से और दोबारा ये चेहरा लेकर इस घर में मत आना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुंह उठाकर इस घर में चले आते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मेरे कानों में उसकी आवाज हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं जिस बेटी की एक झलक देखने के लिए बरसों से तरस रही थी, उसने मुझे अपनी दहलीज की धूल के बराबर भी नहीं समझा था। मुझे अचानक अपने बूढ़े पिता की याद आ गई। वही पिता जिन्होंने मुझे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया था, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, प्यार दिया और मेरी हर जरूरत पूरी की थी। लेकिन मैंने एक लड़के की झूठी बातों के लिए उनकी बात नहीं मानी थी। आज मेरी अपनी बेटी मेरे सामने खड़ी थी और मेरी ममता को ठुकरा रही थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझे वही दर्द वापस कर दिया हो जो मैंने कभी अपने पिता को दिया था। मैं बिल्कुल चुप खड़ी रही। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो लड़की अभी भी गुस्से में कुछ कहे जा रही थी, लेकिन मुझे उसकी कोई बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बस उसे देख रही थी। वही चेहरा जिसे मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझा था। आज वही चेहरा मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया था।
आखिर मैं अपना चेहरा फिर से ढककर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उस आलीशान गेट से बाहर निकल आई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि बोझ उस दिन नहीं था जब मैंने अपनी बेटी को 10 लाख के बदले दूसरे घर में छोड़ा था। असली बोझ तो आज मेरी आत्मा पर पड़ा था। मैंने अपनी बेटी को दुनिया की हर सुख सुविधा तो दे दी थी, लेकिन मैं उसे अपना प्यार और अपनी पहचान नहीं दे सकी। मैंने सोचा था कि पैसा और अच्छा घर उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रिश्तों की जगह कोई दौलत नहीं ले सकती। आज मुझे समझ आया कि जब हम किसी रिश्ते की कीमत तय कर देते हैं तो धीरे धीरे वो रिश्ता भी एक सौदे जैसा बन जाता है, और सौदे में प्यार की उम्मीद करना शायद सबसे बड़ी भूल होती है। मैं अपनी हारी हुई ममता और 10 लाख रुपए की उस कड़वी सच्चाई को अपने सीने में दबाकर वापस मुड़ गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिखा दिया था। कुछ फैसले कुछ लोगों को मजबूरी में लेने होते हैं, लेकिन उनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। मैं बंगले से बाहर निकली और टैक्सी में बैठ गई। मैं अपने बहते आंसू पोंछने में व्यस्त थी। तभी टैक्सी में बैठी एक औरत की आवाज आई, सुहाना। मैंने चौंक कर देखा। टैक्सी में 2 और सवारी बैठी थी। वो कोई और नहीं, मेरे माँ बाप थे। उन्हें देखकर मेरे आंसू और तेजी से बहने लगे। माँ ने मुझे गले लगा लिया और बोली, बेटी हमें माफ कर दो। कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली ही नहीं। पापा की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैंने कहा, माँ, पापा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप मुझे माफ कर दो, या शायद मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूं। तभी तो आपके सामने आने की कभी हिम्मत नहीं हुई। पापा बोले, नहीं बेटा, तुमने जब ये फैसला लिया तुम ना समझ थी। तुमने तो उस आदमी से सच में प्यार किया था। तुम्हें क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। तुमने गलत व्यक्ति से दिल लगा लिया, बस तुम्हारी यही गलती थी। लेकिन हम तो बड़े थे। हमने समाज के कारण अपनी इकलौती बेटी से मुंह मोड़ लिया और उसे जीवन की लड़ाई में अकेला छोड़ दिया। जब तुम चली गई तो कुछ साल तो हमने झूठी अकड़ में निकाल दिए, लेकिन फिर हमने देखा कि वो समाज जिसके लिए हमने ये फैसला लिया था वो सुख में हमारे साथ था, न दुख में। तब हमें एहसास हुआ कि हमने गलत किया। कभी कभी समाज में देखा जाता है कि माँ बाप जो साथी अपने बच्चे के लिए चुनते हैं वो भी गलत निकल जाते हैं, पर बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात की सजा अपने माँ बाप को दी हो। गलत लोगों के साथ बंधने पर भी कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए रिश्तों को झेला, लेकिन अगर बच्चों ने खुद अपने जीवन साथी को चुन लिया तो कुछ माँ बाप ने तो बस इतनी बात पर ही अपने बच्चों का साथ छोड़ दिया। हम भी वैसे ही निकले, जबकि हमें ऐसे पेरेंट्स बनना चाहिए था जो अपने बच्चों का सुख दुख में साथ दे सके। अगर तुमसे गलती हो गई तो हमें तुम्हें माफ कर देना चाहिए था। मैंने कहा, मेरी भी गलती थी। चंद दिन पहले मिले लड़के पर मैंने अंधा विश्वास कर लिया। अंधा विश्वास कभी किसी पर नहीं करना चाहिए। आप लोग भी मुझे माफ कर दो। उन दिन दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछकर एक दूसरे को माफ कर दिया। मैंने अपनी पूरी दास्तान अपने माँ बाप को सुनाई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। पापा बोले, बेटा अब तुम हमारे साथ घर चलोगी। हमारा घर तुम्हारे बगैर सालों से सूना है। मैं भी अकेली थी और मेरे माँ बाप भी। उन्हें मेरे और मुझे उनके सहारे की जरूरत थी। एक बार मैं फिर उस घर में पहुंची जहां मेरा बचपन बीता था। कुछ दिन लोगों ने बातें की, फिर सब शांत हो गए। अब मैं यही रहती हूँ, अपने घर में। मेरी दोनों बेटियां भी अपने नाना नानी से मिलने आई थीं। एक बेटी अब बस यादों में शामिल है। मैंने पापा का छोटा सा कारोबार मसालों का संभाल लिया है। जिंदगी पटरी पर आ चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करके अपने अपनों और सही गलत की समझ को नहीं खोना चाहिए। गलत फैसले इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीख कर हिम्मत, आत्मनिर्भरता और सही लोगों का साथ अपनाया जाए तो जिंदगी को दोबारा संवारा जा सकता है। साथ ही रिश्तों की असली कीमत प्यार, विश्वास और अपनापन है, जिसे पैसा और सुख सुविधाएं कभी पूरी तरह नहीं खरीद सकती। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है एवं मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से संबंधित नहीं हैं। कहानी के माध्यम से केवल सामाजिक परिस्थितियों, पारिवारिक रिश्तों, गलत फैसलों और उनके परिणामों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।